यह एक 3,001,600 करोड़ वर्ष पुराना है। भारत पहले मकर रेखा पर था। यह एक साल में 5 सेंटीमीटर खिसकता है। धीरे धीरे भारत खिसकता गया और जाकर टेथिस सागर से टकरा गया और वहां हिमालय का निर्माण हुआ। जब वह टकराए तो वहां गड्ढा हो गया। हिमालय से बहुत सी नदियां निकली और जितना कंकड़ पत्थर लाई वह उस गड्ढे में भरती गई। मैदानों का निर्माण। जब भारत अरब सागरीय प्लेट से टकराया तो भयंकर भूचाल आया और इतना ज्वालामुखी फूटा कि कई लाख सालों पर ज्वालामुखी फूटता रहा और लावा की कई परत बिछ गई जिसे ट्रैफ कहते हैं, और वह लावा की परतें इतनी मजबूत हो गई कि वो बेसाल्ट बन गया। इससे वह इतनी मजबूत हो गई कि इसके अंदर भूकंप आता है तो यह नीचे ही दम तोड़ देता है। इसी कारण दक्षिण भारत में भूकंप का एहसास नहीं होता है। इससे सबसे ज्यादा लावा महाराष्ट्र के पास निकलते थे। इसका मतलब जब यह टकरा रहा था तो इससे पहले ही यह प्रायद्वीपीय पठार तीनों से था। यहाँ के सब जानवर और पेड़ पौधे दक्कन ट्रैप के नीचे दबकर मर गए, लेकिन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में अधिक मात्रा में लावा नहीं गिरा है जितना वहां पर गिरा था। लावा की सबसे मोटी परत महाराष्ट्र में देखी जाएगी, इसीलिए महाराष्ट्र में खुदाई करना कठिन है, लेकिन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में खुदाई करना आसान है। इसी कारण यहां खनन करके कोयला निकाला जाता है। महाराष्ट्र में भी खनिज होगी, लेकिन जहां खनन करना बहुत ही कठिन है। कुछ ज्वालामुखी समुद्र में भी गिरा होगा और वहां जो जलीय जीव तैर रहा होगा वो सब वहां दब कर मर गए होंगे और वही जलीय जीव आगे बढ़कर पेट्रोलियम बने होंगे। इसी कारण जब अरब सागर को खनन करेंगे तो वहां से भी पेट्रोलियम अवश्य ही निकला होगा। अरब सागर में एक जगह बम्बेहाई है जहां से भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम निकलता है। इसका मतलब जैसे जमीन महाराष्ट्र की होगी वैसी ही जमीन अरब सागर के नीचे का होगा। जब वहां विस्फोट हो रहा था तो वहां के आसपास के क्षेत्र ऊंचे होते गए और उसके अगल बगल के क्षेत्र की ऊंचाई कम होती गई। इसी तरह ऊंचाई कम होना और समुद्र में जार्क मिल जाना ही घाट कहलाता है, इसलिए इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। उत्तर के दक्षिण की ओर तुलना करें तो दक्षिण का भाग ऊंचा है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है, जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला व दिल्ली, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों, पश्चिम में गिर पहाड़ियों, दक्षिण में इलायची, कार्डमम पहाड़ियों तथा उत्तर पूर्व में शिलोंग एवं कार्बी एंगलोंग पठार तक है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मी है। यह गोंडवाना लैंड के टूटने एवं उसके उत्तर दिशा में प्रवाह के कारण बना था। यह प्राचीनतम भूभाग चैंजिया का एक हिस्सा है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। सामान्यतः प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियों का बहाव पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। गुजरात की प्रमुख पहाड़ियां उत्तर से दक्षिण के क्रम में कच्छ पहाड़ी, कच्छ हिल्स, मांडव पहाड़ी, मांडव हिल्स, बरदा पहाड़ी, बरदा हिल्स, गिरनार पहाड़ी, गिरनार हिल्स, गिर पहाड़ी, गिर हिल्स। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर और पूर्व की ओर है, जो सोन, चंबल और दामोदर नदियों के प्रवाह से स्पष्ट है। दक्षिणी भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी नदियों के प्रवाह से स्पष्ट है। प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा एवं ताप्ती नदियां अपवाद हैं, क्योंकि इनके बहने की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। ऐसा भ्रंश घाटी से होकर बहने के कारण है। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं, क्योंकि यह अनेक पठारों से मिलकर बना है। 1. केंद्रीय उच्च भूमि 2.
पूर्वी पठार 3, उत्तर पूर्वी पठार 4, दक्कन का पठार। केंद्रीय उच्च भूमि, द सेंट्रल हाईलैंड्स। केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत निम्न क्षेत्रों को शामिल किया जाता है: अरावली पर्वत श्रेणी, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्यन श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत का विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली रेंज से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर तक लगभग 800 किलोमीटर है। यह प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत, रेसिड्यूअल माउंटेन, का उदाहरण है, जो राजस्थान बांगर को केंद्रीय उच्च भूमि से अलग करने वाली संरचना है। इसको उत्पत्ति प्रीकेम्ब्रियन काल में हुई थी। अरावली की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष मानो जाती है। अरावली संरचना पश्चिमी भारत का मुख्य जल विभाजक है, जो राजस्थान मैदान के अपवाह क्षेत्र को गंगा के मैदान के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। लूनी नदी इस पर्वत से निकलने वाली राजस्थान मैदान को सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, जो राजस्थान बांगर और धार मरुस्थल से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इसलिए यह एक अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। अरावली से निकलने वाली मुकरी और जवाई नदियां लूनी नदी को महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। गोरान घाटा सिरोही एवं जालौर को उदयपुर से जोड़ता है। अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत को एक मुख्य जलवायु विभाजक भी है, जो पूरब के अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को पश्चिम के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश से अलग करती है। उत्तर पश्चिम भारत में यह क्षेत्र खनिज संसाधनों जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक तथा चूना पत्थर के भंडार की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। इसी आबू पहाड़ों में जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, जबकि अन्य शिखर कुंभलगढ़ है। मवाड़ का पठार। मेवाड़ के पठार का विस्तार राजस्थान व मध्य प्रदेश में है। मेवाड़ पठार अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करने वाली संरचना है। यह अरावली पर्वत से निकलने वाली बनास नदी के अपवाह क्षेत्र में आता है। बनास नदी चंबल नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में बेसाल्ट की चट्टान से निर्मित संरचना को मालवा का पठार कहते हैं। मालवा के पठार को राजस्थान में हाड़ौती का पठार कहते हैं। इसका विस्तार दक्षिण में विंध्यन संरचना, उत्तर में ग्वालियर का पहाड़ी क्षेत्र, पूर्व में बुंदेलखंड व बघेलखंड तथा पश्चिम में मेवाड़ का पठारी क्षेत्र तक है। यहाँ बेसाल्ट की चट्टान में अपक्षरण वेदरिंग के कारण काली मृदा का विकास हुआ है, इसलिए मालवा का पठारी क्षेत्र कपास की कृषि के लिए उपयोगी है। चंबल, नर्मदा व तापी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। चंबल नदी घाटी भारत में अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसे बीहड़ या उत्खात भूमि कहते हैं। बुंदेलखंड का पठार। इसका विस्तार ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 7 जिले जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा व महोबा तथा मध्य प्रदेश के 7 जिले दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर व विदिशा आते हैं। यहाँ की ग्रेनाइट व नीस की चट्टानी संरचना में अपक्षय व अपर्दन की क्रिया होने के कारण लाल मृदा का विकास हुआ है। बुंदेलखंड के पठार में यमुना की सहायक चंबल नदी के द्वारा महाखड्डों को उत्खात भूमि का प्रदेश कहते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण केंद्रीय उच्च भूमि का आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बघेलखंड का पठार केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है। विंध्यन श्रेणी। इसका विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा छत्तीसगढ़ तक है। इसे गुजरात में जोबट हिल और बिहार में कैमूर हिल कहते हैं।
संध्यन श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी है जो विंध्यन पर्वत को सतपुड़ा पर्यंत से अलग करती है। विंध्यन श्रेणी कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी है जिसमें विंध्याचल, कैमूर तथा पारसनाथ की पहाड़ियां पाई जाती हैं। लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के चट्टान से निर्मित इस संरचना में धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव है, परंतु भवन निर्माण के पदार्थों के भंडार की दृष्टि से इसका आर्थिक महत्व सबसे अधिक है। यह पर्वत श्रेणी उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक भी है, क्योंकि यह गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। एक सतपुड़ा श्रेणी 25 यह भारत के मध्य भाग में स्थित है, जिसका विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ एवं छोटा नागपुर के पठार तक है। यह पश्चिम से पूर्व में राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में फैली हुई है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ 1.350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक 1065 मीटर है। कुछ अन्य स्रोतों में इसकी कई अन्य ऊंचाइयां दी गई है। यहां से नर्मदा व सोन नदी का उद्गम हुआ है। यह एक ब्लॉक पर्वत है जिसका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है। यह पर्वत श्रेणी नर्मदा और तापी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। पूर्वी पठार इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता: छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन, महंदी बेसिन, दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार। इसका विस्तार मुख्यतः झारखंड में है। इसके अलावा दक्षिणो बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला और ओडिशा का उत्तरी क्षेत्र भी छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में आते हैं। इस पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, उत्तर में हजारीबाग का पठार तथा दक्षिण में रांची का पठार है। इन तीनों संरचनाओं को संयुक्त रूप से छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में शामिल किया जाता है। दामोदर नदी रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है। यह छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी है। दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हजारीबाग के पठार की चोटी पारसनाथ हिल छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी है। यह जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। रांची के पठार से निकलने वाली स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। रांची के समीप इस नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट की चट्टान से निर्मित उच्च स्थलाकृति या द्वीपरूपीय स्थलाकृति को पाटभूमि, पैटलैंड कहते हैं। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से पाट क्षेत्र एक उत्थित भूखंड का उदाहरण है। छत्तीसगढ़ बेसिन, महानदी बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा राज्यों में है, जिसका निर्माण अवतलन या धंसाव की प्रक्रिया द्वारा हुआ है। छत्तीसगढ़ बेसिन छोटा नागपुर के रांची पठार को दंडकारण्य पठार से अलग करता है तथा स्वयं महानदी के द्वारा छोटा नागपुर पठार रांची पठार से अलग होता है। यहाँ पर महानदी तथा उसकी सहायक नदियां शिवनाथ, हसदो, मांड, ईब आदि प्रवाहित होती हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन में गोंडवाना क्रम की संरचना पाई जाती है, जिसके कारण ही यहाँ कोयला भंडार की प्रचुर उपलब्धता है। दंडकारण्य का पठार, इसका विस्तार ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश ए तेलंगाना तक है। अतः यह भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह अत्यंत ही ऊबड़-खाबड़ एवं अनुपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है। भारत में टिन धातु दंडकारण्य पठार में स्थित बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है।
मालदा गैप या राजमहल गारो गैप, इसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत के संचलन के दौरान धनसाफ की प्रक्रिया के कारण हुई है। इसके द्वारा छोटा नागपुर का राजमहल पर्वत मेघालय के गारो पर्वत से अलग होता है, इसलिए इसे राजमहल गारो गैप कहते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में इसे मालदा गैप कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का मालदा राजमहल गैप में निक्षेपण से डेल्टाई मैदान का निर्माण हुआ है। इस डेल्टाई मैदान में पीट मृदा की उपलब्धता के कारण ही मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है। इस क्षेत्र में पाया जाने वाला सुंदरवन भारत के सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। उत्तर पूर्वी पठार, नॉर्थ ईस्टर्न प्लाटो, मेघालय का पठार। उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार, छोटा नागपुर का पठार का ही पूर्वी विस्तार है, जो राजमहल गारो गैप अथवा मालदा गैप के द्वारा अलग हुआ है। इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः गारो, खासी, जयंतिया तथा मिकिर आदि पहाड़ियां अवस्थित है, जो प्राचीन चट्टानों से बनी है। गारो, खासी, जैतिया इस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। खासी पर्वतीय क्षेत्र का कोप रूपी स्वरूप में अवस्थित होने के कारण ही यहां औसत से अधिक वर्षा होती है। यही कारण है कि यहां खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित मासिनराम एवं बेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गिने जाते हैं। यहां धारवाड़ संरचना से निर्मित शिलोंग रेंज सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए इसे शिलोंग के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची बाटी नोकरेक, मेघालय में अवस्थित है। औसत से अधिक वर्षा होने के कारण हो यहां लेटेराइट मिट्टी तथा सदाबहार वनों का विकास हुआ है। दक्कन का पठार, इस पठार का विस्तार तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाए है: दक्कन ट्रैप कर्नाटक का पठार, आंध्र का पठार, दक्कन टैप महाराष्ट्र में बेसाल्ट को चट्टान लावा से निर्मित संरचना होने के कारण यहां काली मिट्टी का विकास हुआ है, इसलिए यह क्षेत्र कपास के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका विस्तार 16 जसरी अक्षांश के उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व में नागपुर तक है। इसी पठारी क्षेत्र से गोदावरी नदी अपवाहित होती है। सतमाला, अनंत, बालाघाट और हरिश्चंद्र इत्यादि पहाड़ियों का विस्तार भी जसो पठारी क्षेत्र में है। कर्नाटक का पठार, कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को मलनाड कहते हैं। बाबा बूदान यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है तथा मुल्तवानगिरी, मुलनगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ऑक्सफोर्ड एटलस में कुद्रेमुख को बाबा सूदान की सबसे ऊंची चोटी दर्शाया गया है। मलनाड से संलग्न पूर्व में अपेक्षाकृत कम ऊंचे पठारी क्षेत्र को मैरान कहते हैं, जिसमें औसत से अधिक ऊंचे मैदानी क्षेत्र को बंगलुरु का पठार एवं मैसूर का पठार के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में धारवाड़ संरचना का विकास होने के कारण पठौरी थे धात्विक खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहां लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है, जिसके लिए बाय बूदान पर्वतीय क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण है। मैसूर के पठार में ही कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र है। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती व भीमा यहां की प्रमुख नदियां हैं। शरावती नदी पर भारत का महत्वपूर्ण जलप्रपात है, जिसे जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहते हैं। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात 455 मीटर है, जो कि शिमोगा जिले कर्नाटक में वाराही नदी पर है। वर्तमान स्रोतों के आधार पर आंध्र का पठार, आंध्र के पठार के अंतर्गत रायलसीमा का पठार तथा तेलंगाना के पठार को शामिल किया जाता है।
कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र को रायलसीमा का पठार कहते हैं, जहां बेलांकोंडा, पालकोंडा और नल्लामलाई पर्वतों का विस्तार है, जबकि कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर में स्थित पठारी क्षेत्र को तेलंगाना का पठार कहते हैं। तेलंगाना के पठार का ऊपरी हिस्सा पठारी है तथा दक्षिणी हिस्सा उपजात मैदान है। कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन के मध्य में कोल्लेरू झील अवस्थित है, जो एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि है। दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र सदर्न माउंटेन्स रीजन दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम तथा तमिलनाडु में स्थित पालनी पहाड़ियों आदि आती हैं। पर्वतवस्थित नीलगिरी पर्वत केरल तमिलनाडु, अन्नामलाई पर्वत केरल तमिलनाडु, कार्डमम पर्वत केरल तमिलनाडु, पालनी पर्वत तमिलनाडु, शेवरॉय पर्वत तमिलनाडु, ज्वादी पर्वत तमिलनाडु, पालकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश, वेलिकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश, अन्नामलाई पर्वत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। डोडाबेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि मकुर्ती इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उदगमंडलम या ऊटी नीलगिरी में ही अवस्थित है। अन्नामलाई पर्वत की चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि कार्डमम प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है एवं यह केरल व तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच पालघाट दर्श स्थित है, जो पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है, जबकि अन्नामलाई और कार्डम के बीच सेनकोटा दर्श अवस्थित है, जो तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाइकनाल पालनी की पहाड़ियों में ही स्थित है। केरल के नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित शांत घाटी साइलेंट वैली सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख दरेंथाल घाट, दर्रा महाराष्ट्र मुंबई, नासिक भोर घाट, दर्रा महाराष्ट्र मुंबई, पुणेपाल घाट, दर्रा केरल, पलक्कड़, कोयम्बटूर, नोलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य सेनकोटा गैप, केरल, तिरुवनंतपुरम, मदुरै। पश्चिमी घाट का विस्तार अरब सागर तट के समांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई लगभग 1000 से 1300 मी है। महाबलेश्वर, कलसूबाई, हरिश्चंद्र आदि यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं। यह उत्तर में तापी नदी के मुहाने महाराष्ट्र गुजरात की सीमा से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के कन्याकुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। इसका निर्माण प्रायद्वीपीय भारत के गोंडवानालैंड के विभंजन से निर्मित कगार तथा स्थल के एक खंड के अरब सागर में अवसंचलन के कारण हुआ है। इसका परिचमी डाल तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीधीनुमा है। महाबलेश्वर के पास ही गोदावरी, भीमा और कृष्णा आदि नदियों का उद्गम स्थान है। यहाँ की नदियां अपने मुहाने पर ज्वारंदमुख एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। अन्य पहाड़ी सतबेर, नीलगिरी। पश्चिमी घाट पर्वतीय कुंखला को विश्व में सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता वाली श्रेणी में रखा जाता है। यूनेस्को ने 2012 में इस क्षेत्र को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, लायची पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी। दो पूर्वी घाट भारत का पूर्वी घाट एक असतत श्रृंखला के रूप में ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक विस्तृत है।
पूर्वी घाट को प्रमुख पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण बत्तामालाई पहाड़ी, बेलोकोंडा पहाड़ी, पालकांडा पहाड़ी, नगारी पहाड़ी, ज्वादी पहाड़ी, पंथमलाई पहाड़ी, सिरुमतलाई पहाड़ी, आंध्र प्रदेश के H14 कारियरी, महानदी, तमापलार आदि बड़ी नदियों कर एवं अधिक पादन के कारण पूर्वी घाट द्वारा को औसत बाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम लगभग 100 मी है। पूर्वी घाट के मध्य भाग में दो समानांतर पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिनमें से पूर्वी पहाड़ियों को खेलोकोंडा श्रेणी और पश्चिमी पहाड़ियों को पालकोंडा श्रेणी कहा जाता है। अन्य चाड़ी, गलीकोटा, सिकराम, गदा, गादुगुला, कोड़ा। पूर्वी घाट में कंटीले, शिखर, बाल सहित अत्यधिक विषम एवं उबड़खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों का निर्माण हुआ है, जिसे द्वारी, शेवरॉय आदि पहाड़ियों को रूप में देखा जा सकता है, जो अंत में नीलगिरी में मिल जाते हैं। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पर्यंत को मात्र है। प्रायद्वीपीय पठार का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ पेनिनसुलर प्लाटो, भौगोलिक तौर पर दक्कन का पठार लंबवत संचलन का उदाहरण है। यहाँ अनेक जलप्रपात मिलते हैं, जिनसे यहाँ जल विद्युत व उत्पादन संभव है। पठारी भागों पर अनेक प्राकृतिक खदेड़ों मिलने के कारण यहाँ तालाबों की अधिकता है, जिससे सिंचाई संभव है। दक्कन के लावा पठार के अपक्षय एवं अपर्दन सकालों मिट्टी का विकास हुआ है, जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लैटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिन पर मसाला, चाय, कॉफी आदि की कृषि की जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के शेष भागों की लाल मिट्टियों में मोटे अनाज, चावल, तंबाकू एवं सब्जियों की कृषि होती है। पश्चिमी घाट के अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेशों में सदाहरित वन पाए जाते हैं। सागौन, देवदार, आबनूस, महोगनी, चंदन आदि आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी वृक्षों की लकड़ियां यहां मिलती हैं। इस पठार के आंतरिक भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास भूमियां मिलती हैं, जिससे पशुपालन संभव हो पाता है। प्रायद्वीपीय पठार भारत के खनिज संसाधनों के अधिकांश भाग की आपूर्ति करता है। यहाँ की भूगर्भिक संरचना सोना, तांबा, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, मैंगनीज आदि खनिजों से संपन्न है। दामोदर घाटी को भारत का श्रूर प्रदेश कहते हैं, क्योंकि यहाँ खनिज संसाधनों के विपुल भंडार हैं। पठारी भाग के तटीय भागों पर अनेक खाड़ियां व लैगून मिलते हैं, जहां बंदरगाहों व पोताश्रयों का निर्माण संभव हो सका है। तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स, भारत के तटीय मैदान का विस्तार प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट तथा समुद्र तट के मध्य हुआ है। इनका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन व निक्षेपण तथा पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। भारत के तटीय मैदान को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, एक पश्चिमी तटीय मैदान तथा दो पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान का पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। इसका विस्तार गुजरात के सूरत से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी तटीय मैदान को पुनः 4 वर्गों में बांटा जाता है। गुजरात का मैदान या तटह गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र, इसे कच्छ और काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहते हैं। कोंकण का मैदान या तटह दमन, महाराष्ट्र से गोवा के बीच। कन्नड़ का मैदान या तटह गोवा से मंगलुरु के बीच। मालाबार का मैदान या तटह मंगलुरु एवं कन्याकुमारी कंप कोमोरिन के बीच। यहाँ पर सरक्रीक, गोडिया फ्रीका, खोरी क्रीका तटीय इलाके पर स्थित है। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात में सबसे चौड़ा है और दक्षिण की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई कम केरल में यह पुनः चौड़ा हो जाता है होती जाती है, लेकिन कोंकण के तटीय मैदान पर साल, सागवान आदि के वनों की अधिकता है।
कन्नड़ के तटीय मैदान का निर्माण प्राचीन रूपांतरित चट्टानों से हुआ है, जहां गरम मसालों, सुपारी, नारियल आदि की कृषि की जाती है। मालाबार के तटीय मैदान में कयाल, लैगून पाए जाते हैं, जिनका प्रयोग मछली पकड़ने, अंतर्देशीय जल परिवहन के साथ साथ पर्यटन स्थलों के रूप में किया जाता है। केरल के पुन्नामदा कयाल में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं और ये अधिक कटावता होने के कारण पठनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करते हैं। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान का पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। इसका विस्तार स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। पूर्वी तटीय मैदान या घाट को 3 भागों में बांटा जाता है। उत्कल तट स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच अंडित, उत्तरी सरकार तट महानदी से कृष्णा नदी के बीच ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश। कोरोमंडल तट कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों मानसूनों से वर्षा की प्राप्ति होती है। इस क्षेत्र में चिकनी मिट्टी की प्रधानता के कारण धान की खेती अधिक की जाती है। पूर्वी तटीय मैदान में गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टा में कोल्लेरू झील स्थित है। चिल्का व पुलिकट लैगून झीलें भी पूर्वी तटीय मैदान में स्थित हैं। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है, क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान की नदियों अपने मुहाने पर एशबोरी न बनाकर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पूर्वी तटीय मैदान पर उत्तर से दक्षिण में स्थित प्रमुख डेल्टा निम्न है: महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा कावेरी डेल्टा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। प्रमुख द्वीप समूहन्य द्वीप अंडमान एवं निकोबार, श्रीहरिकोटा, लक्षद्वीप, पंबन द्वीप, न्यूमूर द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप, माजुली द्वीप, नदी द्वीप, द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। भारत के द्वीप समूह का मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह तथा दूसरे अन्य द्वीप समूह जो निम्न हैं: प्रवाल भित्ति संबंधित प्रमुख क्षेत्र है कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार एवं मालवा है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। यह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। मुख्यतः ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों के भाग हैं। कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से भी जुड़ी है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। अंडमान निम्नलिखित द्वीपों का समूह है: उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। यहीं पर प्रसिद्ध सेल्युलर जेल है। इस द्वीप समूह को मुख्य पर्वत चोटियों में मैडल बोटी, उत्तरी अंडमान लगभग 738 मी, माउंट डियोबोली, मध्य अंडमान 515 मी, माउंट कोयाम्ब, दक्षिणी अंडमान लगभग 460 मीटर और माउंट धुइलर, ग्रेट निकोबार 642 मीटर शामिल हैं। कोको स्ट्रेट अंडमान उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित है, जो अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करती है। दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास पाया जाता है। मध्य अंडमान के पूर्व में बैरन द्वीप स्थित है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित नारकॉडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। निकोबार भी कई द्वीपों का समूह है, जैसे कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रार से अलग करता है।
ग्रेट निकोबार द्वीप भौगोलिक रूप से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के सबसे निकट अवस्थित भारतीय क्षेत्र है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। 2004 की सुनामी के कारण यह जल में बह गया है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पिग्मेलियन पॉइंट है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी मैडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है, तथा माउंट धूलियर अंडमान एवं निकोबार को दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। यहां जारवा, शोम्पेन आदि प्रमुख जनजातियों के लोग आज भी अपनी आदिम स्थिति में जीवनयापन करते हैं। वर्ष 2014 के 16वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार शोम्पेन जनजाति ने मतदान किया। लक्षद्वीप समूह भारत के दप में स्थित लक्षद्वीप अरब सागर में प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। यहां द्वीपों की कुल संख्या 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 ही आबाद हैं। कवारती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनिकॉय अन्य स्रोतों में एंड्रोट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। 8 इंच चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। श्रीहरिकोटा यह आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित श्रीहरिकोटा यह आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित द्वीप है। इसी द्वीप पर भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। श्रीहरिकोटा पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर स्थित है। पंबन द्वीप यह आदम ब्रिज अथवा राम सेतु का ही भाग है तथा भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। यह मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। न्यूमूर द्वीप यह बंगाल की खाड़ी में भारत एवं बांग्लादेश की सीमा अवस्थित है, जिसके कारण इस पर अधिकार को पर लेकर दोनों देशों के बीच उठे विवाद के चलते इसे दोनों देशों के बीच बांट भारत के हिस्से में आए इस अधिकांश भाग जलमग्न द्वीप का अवस्था में है। अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप यह ओडिशा के सागर तट से परे और राजधानी भुवनेश्वर लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक द्वीप है। इसका पुरान नाम व्हीलर द्वीप था। इसका प्रयोग भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में करता है। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा है। यह अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जनसंख्या सघन है। हाल ही में माजुली को असम का 35वीं जिला घोषित किया गया है। इसके साथ ही यह देश का पहला द्वीपी जिला बन गया है। अन्य संबंधित तथ्य कच्छ की खाड़ी अलग करती है कच्छ तथा काठियावाड़ प्रायद्वीप को। खंभात की खाड़ी अलग करती है काठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात की मुख्य भूमि से। नर्मदा तथा तापी नदियों के मुहाने पर अवस्थित द्वीप क्रमशः अलियाबेट तथा खदियाबेट। वेलिंगटन द्वीप कोच्चि शहर केरल का भाग है। भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी ओडिशा। कुछ अन्य स्रोतों में जिंदगढ़ा आंध्र प्रदेश में भी मिलता है। गढ़जात की पहाड़ियां ओडिशा में स्थित है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई। भारत के हिमालयी राज्य हैं
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम एवं पश्चिम बंगाल। भारत एवं हिंद महासागर, इंडिया एंड इंडियन ओशन। भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर एक ताज की भांति स्थित है। हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रों में भारत की केंद्रीय अवस्थिति है, जिससे इस क्षेत्र में भूराजनीतिक भूसामरिक दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्व है। यही कारण है कि यह विश्व का एकमात्र महासागर है जिसका नामकरण किसी देश पर आधारित है। औद्योगिक दृष्टि से विकसित पश्चिमी यूरोप तथा पेट्रोलियम की दृष्टि से सर्वाधिक धनी तथा भूराजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील मध्य पूर्व को एवं सर्वाधिक तीव्र गति से विकसित हो रहे पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया को जोड़ने वाला समुद्री मार्ग भारत के निकट से होकर गुजरता है। भारत का 95% व्यापार हिंद महासागर के माध्यम से होता है। भारत की तटरेखा लगभग 7,500 किलोमीटर है वथा भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ का कुल क्षेत्रफल लगभग 23 लाख वर्ग किमी है, जो भारत के क्षेत्रफल की तुलना में 2/3 है। भारत इस क्षेत्र के संसाधनों का लाभ प्राप्त करता है। यहाँ प्रतिवर्ष 41 लाख टन से भी अधिक समुद्री मछली का उत्पादन होता है। तटवर्ती क्षेत्रों में जलीय कृषि का विकास तेजी से हो रहा है। हिंद महासागर में आयोडीन, ब्रोमीन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे रासायनिक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। हिंद महासागर का गहन सागरीय क्षेत्र बहुधात्विक पिंड को दृष्टि में धनी है, जिसमें लोहा, मैंगनीज, तांबा, निकिल, क्रोमियम, सोना जैसे पदार्थ भारी मात्रा में मौजूद हैं। भारत नमक का अधिकांश भाग हिंद महासागर से प्राप्त करता है। हिंद महासागरीय क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, समुद्री तापीय ऊर्जा OTEC के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। भारतीय संस्कृति का दक्षिण पूर्वी एशिया तथा मध्य पूर्व के देशों में प्रसार में हिंद महासागर का योगदान रहा है, जिसके कारण इन देशों से भारत के मजबूत सांस्कृतिक राजनीतिक संबंध रहे हैं। भारत की जलवायु पर भी हिंद महासागर का महत्वपूर्ण प्रभाव है। भारत की जलवायु सम बनाने में हिंद महासागर का योगदान है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत हिंद महासागर में दक्षिण की ओर प्रविष्ट है। भारत में आने वाली मानसूनी पवनें अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर वर्षा करती हैं। स्मरणीय तथ्य हिमालय एक वलित पर्वत है। हिमालय का उत्थान टर्शियरी काल में संपन्न हुआ। महान हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं बुर्जिला दर्रा, बड़ालाचा दर्रा, जोजिला दर्रा एवं मानादर्श। महान हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। लघु हिमालय की प्रमुख श्रेणियां हैं पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, महाभारत श्रेणी, मसूरी श्रेणी। ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत प्रायद्वीपीय पठार का अपर्दित खड़ा कगार है। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट एवं सेनकोट्टा। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट पर्वतों का मिलन स्थल नीलगिरी पर्वत है। भारत की तटीय सीमा का सर्वाधिक लंबाई क्रमशः गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा 2637 मीटर है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष है। पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट एवं दक्षिण भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। लक्षद्वीप का निर्माण मूंगे से हुआ है, अर्थात यह प्रवाल द्वारा निर्मित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण टर्शियरी सामुद्रिक वलित पर्वतों के फलस्वरूप हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सीनोजोइक काल में अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत पैलियोइक महाकल्प में निर्मित हुए।
हिमालय में हिमरेखा 4300 से 6000 मीटर पूर्व के बीच होती है। कन्याकुमारी कार्डमम पहाड़ियों के नजदीक स्थित है।